हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 11 पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थियरी? एक्सप्लेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पॉलिटिकल थियरी को पढ़ना क्यों जरूरी है। हमें इसका मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंस समझना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये हमारी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प करती है। थिंकर्स और एग्जाम्पल्स भी उस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थियरी एक ऐसी स्टडी है जो पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को समझाती है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और पावर। इससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिक्स का बेसिक नेचर क्या है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। एरिस्टोटल, लॉक, मार्क्स, गांधी जैसे थिंकर्स ने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया है। आज के टाइम में पॉलिटिकल थियरी को समझना एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिक्स और सोसाइटी को समझना। पॉलिटिकल थियरी हमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, अथॉरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है। अगर ये क्लियर ना हो तो पॉलिटिकल इवेंट्स को समझना मुश्किल होता है। ये हमें बताती है कि स्टेट, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लॉक के आइडियाज ने मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी को शेप किया। पॉलिटिकल थियरी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन सिस्टम में क्या फर्क है और लोगों की लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। 2. पॉलिटिकल एक्शन के लिए डायरेक्शन। पॉलिटिकल थियरी एक मोरल गाइड के तरह काम करती है। ये हमें बताती है कि क्या सही है, क्या न्यायिक है और हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, गांधी जी का फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस सिर्फ इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर पीस मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। मार्क्स के सरप्लस वैल्यू और एक्सप्लॉयटेशन के थियरी से हमें सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समझने में हेल्प मिलती है। 3. क्रिटिकल थिंकिंग और सिटीजनशिप डेवलप करना। पॉलिटिकल थियरी हमें अथॉरिटी और सिस्टम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें क्वेश्चन करना सिखाती है। इस नॉलेज से सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, इलेक्शंस में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में सेकुलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स जैसे डिबेट्स लोगों को जस्टिस डिमांड करने का बेस देते हैं। 4. कंटेम्पररी वर्ल्ड में रेलेवेंस। ग्लोबलाइजेशन, इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजी और टेररिज्म के जमाने में पॉलिटिकल थियरी और भी रेलेवेंट हो गई है। एनवायरनमेंटल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को समझने के लिए पॉलिटिकल थियरी टूल्स देती है। ये हमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म के बीच कंपैरिजन करने और उनके बेसिस पर पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। कंक्लूजन। आखिर में, पॉलिटिकल थियरी का स्टडी एक एकेडमिक सब्जेक्ट है नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल जरूरत है। ये हमें पॉलिटिक्स समझने, एथिकल और मोरल डिसीजंस लेने, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करती है। आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में पॉलिटिकल थियरी एक टॉर्च की तरह काम करती है जो पॉलिटिकल सिस्टम्स को इवैल्यूएट और इम्प्रूव करने में गाइड करती है। इसलिए पॉलिटिकल थियरी का स्टडी एक डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the contribution of the Muslim rule to Indian political traditions. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि मुस्लिम रूल ने इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पर क्या-क्या असर डाला। हमें एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, कल्चर और गवर्नेंस के उन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है जो मुस्लिम रूलर्स के दौरान आए और जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में मुस्लिम रूल, जो दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ और मुगल एम्पायर तक चला, ने इंडियन पॉलिटिक्स पर गहरा असर डाला। इस दौरान सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, रेवेन्यू सिस्टम, इस्लामिक लॉ और स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी का विकास हुआ। अकबर जैसे रूलर्स ने टॉलरेंस और सेक्युलर पॉलिसीज को प्रमोट किया।
इस आंसर में हम देखेंगे कि मुस्लिम रूल ने इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को किस तरह इन्फ्लुएंस किया। मेन बॉडी। 1. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और मोनेकी। दिल्ली सल्तनस और मुगल्स ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनेकी एस्टैब्लिश की। रूलर को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था जो दोनों पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर का सिंबल था। ये सिस्टम पहले के फ्रैगमेंटेड रीजनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग था। एग्जाम्पल, अलाउद्दीन खलजी ने रेवेन्यू और मिलिट्री रिफॉर्म्स करके सुल्तान की पावर को मजबूत बनाया। 2. ब्यूरोक्रेसी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मुस्लिम रूलर्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी डेवलप की जिसमें अलग डिपार्टमेंट्स द रेवेन्यू, मिलिट्री और जस्टिस। इक्टा सिस्टम के जरिए लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दिया जाता था, जिससे टैक्सेशन और गवर्नेंस सिस्टमैटिक हो गया। अकबर का मानसाबदारी सिस्टम और भी रिफाइंड था जिसमें ऑफिशियल्स को रैंक और सैलरी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। यह सिस्टम्स बाद में ब्रिटिश और मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस कर गए। 3. लॉ और जुडिशरी। कोर्ट्स में शरिया लॉ काफी इंपॉर्टेंट था, खासकर क्रिमिनल और पर्सनल लॉज के लिए। काजी और मुफ्ती जैसे लीगल अथॉरिटीज जस्टिस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। हर लेवल पर विलेज से लेकर इंपीरियल कोर्ट तक लीगल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। कस्टमरी प्रैक्टिसेस और इस्लामिक लॉ के मिक्स ने एक हाइब्रिड लीगल पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। 4. रिलीजन और कल्चर का पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अकबर का सुलह-ए-कुल यूनिवर्सल पीस पॉलिसी एक लैंडमार्क थी जो रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करती थी। सूफी और भक्ति मूवमेंट्स ने इक्वालिटी, जस्टिस और मोरल लीडरशिप के वैल्यूज को प्रमोट किया। खिलाफत और उलेमा इंस्टीट्यूशंस ने पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ा, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का एक हिस्सा बना। 5. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट सिक्योरिटी। मुस्लिम रूलर्स ने स्टैंडिंग आर्मीज और नए मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए जैसे कैवलरी, आर्टिलरी और गन पाउडर। इसने स्टेट की पावर को और ज्यादा स्टेबल बनाया। गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली मिलिट्री स्ट्रेंथ से जुड़ गया। 6. लेगेसी और लेटर इन्फ्लुएंस। मुस्लिम रूल के दौरान बने इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी बाद में ब्रिटिश और मॉडर्न इंडिया में कंटिन्यू हुए। जस्टिस, टॉलरेंस और कॉम्पोजिट कल्चर जैसे आइडियाज ने इंडियन पॉलिटिक्स को सेकुलर और प्लूरलिस्ट बनाने में मदद की। आज के इंडिया की पॉलिटिकल आइडेंटिटी में भी इनका रिफ्लेक्शन दिखता है। कंक्लूजन। मुस्लिम रूल ने इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और जस्टिस सिस्टम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल टॉलरेंस इस पीरियड की में कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ये लेगेसी आज भी इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नजर आती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss Max Weber's views on authority systems. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैक्स वेबर के अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें उनकी क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है। साथ ही इनके फीचर्स, एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल थियरी में अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट दिया। अथॉरिटी का मतलब है ऐसी पावर जिसे लोग राइटफुल मानते हैं और वॉलंटरीली अबे करते हैं। वेबर ने अथॉरिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल। इनका फ्रेमवर्क हमें समझाता है कि लोग रूलर्स को क्यों मानते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे सस्टेन होते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अथॉरिटी और पावर में डिफरेंस है। पावर फोर्स पर बेस्ड होता है, जबकि अथॉरिटी लेजिटिमेट होती है। वेबर कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ तभी टिकता है जब लोग यूज लेजिटिमेट मानते हैं। अथॉरिटी सिस्टम्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन करते हैं कि ओबीडियंस का बेस क्या होता है। 2. ट्रेडिशनल अथॉरिटी। डेफिनेशन। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कस्टम्स और पुरानी परंपराओं पर बेस्ड होता है। लोग अबे करते हैं क्योंकि ऐसा हमेशा से होता आया है। फीचर्स। हेरिडिटरी होता है, एक जनरेशन से दूसरे को पास होता है। रूल्स और लॉस का ज्यादा रोल नहीं होता, बस ट्रेडिशंस मैटर करते हैं। एग्जाम्पल्स। मिडीवल यूरोप के किंग्स या ट्राइबल चीफ्स। रेलेवेंस। आज भी कुछ देशों में मोनेकी एग्जिस्ट करती है, जैसे ब्रिटेन। 3. कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। डेफिनेशन। यह अथॉरिटी एक लीडर के पर्सनल करिश्मा और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज पर बेस्ड होती है। फीचर्स। लोग लीडर को हीरो मानते हैं और उनके विजन से इंस्पायर होते हैं। क्राइसिस के टाइम में ऐसे लीडर्स ज्यादा उभरते हैं।
यह स्टेबल नहीं होती क्योंकि लीडर के जाने के बाद अथॉरिटी वीक हो जाती है। एग्जाम्पल्स: महात्मा गांधी इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में या मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में। रेलेवेंस: कैरिस्मेटिक लीडर्स चेंज लाने में केपेबल होते हैं, लेकिन उनके बाद सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है। 4. लीगल रैशनल अथॉरिटी। डेफिनेशन: इस अथॉरिटी का बेस लॉज, रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। लोग ओबे करते हैं क्योंकि लॉ को लेजिटिमेट मानते हैं। फीचर्स: अथॉरिटी इंडिविजुअल्स पर नहीं बल्कि ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस पर होती है। ब्यूरोक्रेसी और रिटन लॉज इस सिस्टम का कोर पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स: मॉडर्न डेमोक्रेसीज जैसे इंडिया या यूएसए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू गवर्नेंस होती है। रेलेवेंस: यह मॉडर्न सोसाइटीज का डोमिनेंट अथॉरिटी टाइप है क्योंकि यह स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी देता है। 5. क्रिटिकल एवैल्यूएशन ऑफ वेबर्स अथॉरिटी सिस्टम्स। स्ट्रेंथ्स: क्लियर फ्रेमवर्क देता है अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को समझने के लिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री के ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करता है। लिमिटेशंस: रियल वर्ल्ड में मोस्टली मिक्स्ड फॉर्म्स होते हैं। इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज को इग्नोर करता है। करिश्मा कभी कभी डिक्टेटर्स को भी डेंजरस पावर देता है। मॉडर्न रेलेवेंस: आज भी हमें तीनों का कॉम्बिनेशन दिखता है। लीगल रैशनल सिस्टम्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन कैरिस्मेटिक लीडर्स और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स अभी भी पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है। कंक्लूजन: मैक्स वेबर की अथॉरिटी सिस्टम्स थियरी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी समझने से हमें पता चलता है कि लेजिटिमेसी और ओबीडियंस कैसे वर्क करते हैं। आज के ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में भी कैरिस्मेटिक लीडर्स और ट्रेडिशनल सिंबल्स अपनी जगह बनाए रखते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Analyze the idealistic theory of political obligation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें आइडियलिस्ट थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन समझना है, इसका मीनिंग, प्रिंसिपल्स, थिंकर्स के व्यूज और इस थियरी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करना है। बेसिकली ये पढ़ना है कि आइडियलिस्ट थिंकर्स के हिसाब से इंसान को स्टेट को ओबे करना क्यों चाहिए। आंसर: इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि सिटीजन्स का मोरल ड्यूटी होता है स्टेट के लॉज फॉलो करना। आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का बेस है मोरल और एथिकल वैल्यूज। इस थियरी कहता है कि इंसान अलग नहीं है बल्कि कम्युनिटी का एक हिस्सा है। थिंकर्स जैसे हेगेल, टी.एच. ग्रीन और बोसेंक्विट ने इस थियरी को एक्सप्लेन किया। इनका कहना था कि स्टेट एक एथिकल विल को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को ओबे करना एक्चुअली अपना हायर सेल्फ को फॉलो करना है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आइडियलिज्म कहता है कि स्टेट सिर्फ एक लीगल या कोअर्सिव अथॉरिटी नहीं है, बल्कि एक मोरल और एथिकल ऑर्डर है। इंसान अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि एक बड़ी मोरल कम्युनिटी का हिस्सा है। इसलिए स्टेट को ओबे करना एक मोरल ड्यूटी है, ना कि सिर्फ पनिशमेंट का डर। एग्जाम्पल: हेगेल ने स्टेट को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ बोला, मतलब स्टेट एक मोरल और रैशनल ऑर्डर का सिंबल है। 2. की थिंकर्स एंड देयर व्यूज। हेगेल स्टेट को एथिकल लाइफ का हाईएस्ट फॉर्म माना। कहते थे कि स्टेट को ओबे करके इंसान अपनी रियल फ्रीडम को रियलाइज करता है। टी.एच. ग्रीन स्टेट को एक इंस्टीट्यूशन माना जो मॉरल डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस बनाता है। ऑब्लिगेशन इसलिए होता है क्योंकि स्टेट इंसान को मॉरली एक्ट करने की फ्रीडम देता है। बोसेंके जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया। बोला कि स्टेट के लॉस को बिलीव के आरएनए मतलब अपने है हायर रैशनल विल को बिलीव के आरएनए है। 3. प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। मॉरल ड्यूटी। सिटीजन्स को ओबे करना चाहिए क्योंकि स्टेट मॉरल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल और कम्युनिटी के इंटरेस्ट अलग नहीं होते। फ्रीडम थ्रू स्टेट। रियल फ्रीडम रूल्स के बिना नहीं, बल्कि रैशनल और एथिकल ऑर्डर के अंदर होती है। स्टेट एज सुप्रीम अथॉरिटी। स्टेट जस्टिस और रीजन का एम्बॉडीमेंट है, इसलिए ओबे करना जरूरी है। 4. क्रिटिसिज्म्स ऑफ द आइडियलिस्टिक थियरी। ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेट। इंडिविजुअल लिबर्टी कम इंपॉर्टेंस मिलती है। ऑथोरिटेरियन रिस्क। स्टेट को सुप्रीम बना के डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई किया जा सकता है। नेग्लेक्ट ऑफ डिसेंट। अगर लॉ अनजस्ट हो तो इस थियरी में उससे चैलेंज करने की जगह नहीं है। अनरियलिस्टिक असम्पशंस। अस्यूम करता है कि स्टेट हमेशा जस्ट और मोरल होता है, जो रियलिटी में सही नहीं। 5.
रेलेवेंस टुडे। आज भी ये थियरी एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर नहीं, बल्कि एथिक्स और मोरालिटी पर भी बेस्ड होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ये आइडिया इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में स्टेट को सुप्रीम बनाने की बजाय बैलेंस जरूरी है, जिसमें जस्टिस और राइट्स दोनों का रिस्पेक्ट हो। कंक्लूजन। आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बताता है कि स्टेट को ओबे करना एक मोरल ड्यूटी है, क्योंकि स्टेट एक एथिकल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यह थियरी फ्रीडम और कम्युनिटी के यूनिटी को हाईलाइट करती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि यह स्टेट को इतना ग्लोरीफाई करता है कि ऑथोरिटेरियनिज्म का डेंजर होता है। आज के टाइम में एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, जहां स्टेट मोरालिटी प्रमोट करे और इंडिविजुअल राइट्स को भी रिस्पेक्ट करे। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।